आज के शो में भारत का नया शोशाट, ट्रंप के टैरिफ का मुमकिन असर, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, हुकूमती वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो अमरीकी टैरिफ हैं भारत के ऊपर, इसकी जो भारत के अंदर आवाज़ उठ रही है कि भारत को रिटेलिएट करना चाहिए। एक ट्रेड वॉर का आगाज़ तो होगा, लेकिन इसकी डिप्लोमेटिक इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ख़ास तौर पे दिफाई लिहाज से इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान की हिकमत अमली इस सिलसिले में क्या होनी चाहिए। इस पर आने से कबल शशि थरूर, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन है, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इंडिया शुड रिटेलिएट। उन्होंने कहा जी 50% जब अगर टैरिफ्स हम पे हो जाते हैं तो चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी और इसका यकीनी तौर पे असर होगा। क्या कहा शशि थरूर ने, बिल्कुल आपको जरा सुनाते हैं। देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट। और इसके अलावा नाज़रीन, जो रिसेंटली इसहाक दार साहब ने स्टेटमेंट दी, इंतहाई अहम है। उस स्टेटमेंट में जब नायब वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि भारतीय मीडिया और एक मीटिंग का हवाला देकर जिसमें वज़ारत दाखिला इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और एक नया शोशा छोड़ा जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो जम्मू है इसको अलग रियासत बनाया जाएगा। इससे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर के हवाले से जो 5 अगस्त मनाई गई यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के हवाले से, ये नया फैसला, ये नया शोशा, इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं और इसके पीछे कितनी ग्राउंड यानी रियलिटी है कि भारत ऐसा करने का सोच सकता है। क्योंकि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से जो लेकर सीक्वेंसेस हैं, उससे लगता है कि इट वाज ऑल पार्ट ऑफ अ ग्रेटर प्लान। एंड नाउ फ्रॉम हेयर ऑन, यानी यहाँ से आगे हमें क्या नज़र आता है, ख़ास तौर पर पाक भारत कशीदगी के हवाले से। हमारे साथ एवं एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एजाज महमूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। एवं माशर साहब, एजाज महमूद साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। सर फरमाइएगा कि एक तो पहले ये शोशा जो छोड़ा, जो इसहाक दार साहब कह रहे हैं इंडिया ने, ये आप कैसे देखते हैं कि क्या मामला है और क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो रियासत के हवाले से इकदाम है भारत उठा सकता है? इजाज़ महमूद साहब, सर आपको बात है। जी सर। देखिए, ये कोई नई बात या रेवोल्यूशन नहीं, ये चीज़ पहले भी कई बार भारत के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और कुछ उनके पॉलिटिकल लीडर्स ये बात जो है वो करते रहे हैं। और उनका असल मकसद क्या है? जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल है जी, वो चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, और जो इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर है उसका जो तशख़्ख़ुस है एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का, वो उसको ख़त्म कर दिया जाए। और ये जो 370 को उन्होंने रिपेल किया, फिर 35A, और उसके बाद जो भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी वहाँ पे हरबे इस्तेमाल किए और अब तक कर रहे हैं तवातुर के साथ, असल में उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि कश्मीर अपना गासबाना कब्ज़ा है, इसको एक परमानेंट अरेंजमेंट में बदल दिया जाए। सही। तो ये इस तरह करने से वो डेमोग्राफी भी वो वहाँ की चेंज करना चाहते हैं, ताकि एक जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे दूसरे मज़ाहब के लोग और ख़ास तौर पे हिंदुओं के आने से वो चीज़ भी जो है वो डेमोग्राफी भी चेंज हो जाए। तो ये कोई मेरा ख्याल है कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, लेकिन बात ये है कि सोचने में और करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इस सारे मसले के 3 फरीक हैं, कश्मीर के अवाम खुद, पाकिस्तान और भारत। जब तक कोई ऐसा हल ना तलाश किया जाए जो तीनों फरीकों को जो है काबिल कबूल हो,
इसका कोई पायदार हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, लेकिन ये कि ये जैसे आपने कहा कि सरप्राइजिंग नहीं था, तो ये नया शोशा क्यों है? फिर हम कह रहे हैं कि नया शोशा। नहीं, देखिए अभी कुछ अरसे से इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी ना, तो शायद इसलिए रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको लोग एक नई डेवलपमेंट समझ रहे हैं। लेकिन रिसेंट कॉन्टैक्ट्स में डू यू थिंक कि द पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद जो जिस तरह से इन्होंने कोशिश की कि वॉर मॉन्गरिंग करें, फिर अल्टीमेटली मई के अंदर फिर जब उनके जहाज गिराए इन्होंने कोशिश भी की कि एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए, और फिर उसके बाद अब ये प्लान सामने आना, तो इट वॉज पार्ट ऑफ अ प्लान। वो फेल हो गया उनका प्लान, बट इट वॉज इन द प्लान, और इसका एक सीक्वल है जो इस वक्त सामने आ रहा है। देखिए जी, जब भी कोई एक तो ये है कि वो डेफिनेटली हिंदू लोग जो हैं वो बड़ी उनकी एक लंबी स्ट्रेटजिक सोच होती है। वो ऐसे कोई अब्रप्ट या इमोशनल काम नहीं करते। वो बड़ा सोच समझ के जो है उसको हर पहलू से परख के और फिर मल्टीपल ऑप्शंस बना के उसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस और वेरिएबल्स को प्ले करके फिर वो अपने प्लान बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया, वो जिन 3 बेसिक अजम्पशंस पे वो प्लान बना था, वो तीनों अजम्पशंस उनकी गलत साबित हुई। फिर जंग हो गई, जंग का नतीजा उनकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स निकला। उसके बाद अमेरिका का उस जंग में जो है एक सीज फायर करवाने में जो रोल था, वो भी उन्होंने शायद कंटेम्पलेट नहीं किया हुआ था, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारी अपोजिशन आई इंडियन गवर्नमेंट को, और उन्होंने उस पूरी चीज़ को ही जो है डिनाई करना शुरू कर दिया। और वहीं से फिर आगाज़ होता है भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है पहले सर्दमोहरी और फिर तलखियाँ शुरू होती जा रही हैं। तो ये वो अपने इन तलखियों पर भी आएंगे इमाम साहब, लेकिन ये फरमाएं कि जो टैरिफ वॉर है इस पर, ये खास तौर पे इंडिया के अंदर अब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है, और उस रिएक्शन में अब ये कहा जा रहा है कि रिटेलिएट करे इंडिया। शशि थरूर का हमने बयान आपको सुना है, वो कहते हैं कि दे शुड ऑल्सो इम्पोज 50% टैरिफ। ये कहते हैं $90 बिलियन का ऑलमोस्ट ट्रेड है, इट विल हैव एन इम्पैक्ट, चीज़ें महंगी होंगी। उसमें पाकिस्तान का हवाला भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान कैन बेनिफिट, बांग्लादेश कैन बेनिफिट। तो पहले तो ये बताएं कि फॉर इन आवर कॉन्टेक्स्ट इज इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सीज? क्या लगता है आपको? देखिए, भारत खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है जी, 1.25 अरब की आबादी है, और भारत की दुनिया भर के ममालिक के साथ उसकी ट्रेड है, इवन बशमूल चाइना के, जिसके साथ उसके सरहदी तनाज़ात हैं, जिसके चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो है अमेरिका की, उसका ये इस इलाके में वो उसका कस्टोडियन है और अलमबरदार भी है जी, जी। तो उस चाइना के साथ भी बहुत बड़ी उनकी ट्रेड है। लेकिन आपके नाज़रीन के लिए दिलचस्पी की बात ये होगी कि उन तमाम बड़े जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उसमें कुछ मुल्कों के साथ भारत की जो तजारत है वो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड तकरीबन न्यूट्रल है, यानी दोनों तरफ से एक जैसी तकरीबन दरामद इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा। कुछ में नेगेटिव है, भारत के लिए फेवरेबल नहीं है, ख़ास तौर पे जैसे चीन है, चीन से उनकी दरामदात ज़्यादा हैं, बरामदात कम है। लेकिन अमेरिका के केस में उनकी दरामदात थी और बरामदात ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका ज़्यादा हैं। तो अब अगर उसके ऊपर टैरिफ लग जाता है तो वो अपनी वो जो एक वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनको वहाँ से फेवरेबल ट्रेड मिल रही थी जी, वो उनके लिए वायबल नहीं रहेगी। अच्छा, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए अमेरिकन जो है इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, बल्कि अमेरिका अगर हम कॉन्टेक्स्ट में लें तो वो सब में वो चीज़ें दूसरे मुल्कों से ही इंपोर्ट की जाती हैं। तो लामहला अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं, ये
हाउस होल्ड लिनेंस वगैरह हैं, जी और या फिर फार्मास्यूटिकल भी हो सकती हैं। तो उसमें फिर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो आ सकता है, लेकिन मतलब आपको लगता है कि इट कैन क्रिएट, यानी एक ट्रेड वॉर है, इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं, इट कैन हैव डिप्लोमेटिक तो हो रहे इंप्लीकेशंस, बट डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझते हैं कि इट कैन हैव एन इम्पैक्ट इस खित्ते के अंदर खास तौर पर? नहीं, देखिए बात है कि ये जो शशि का आपने जो है शॉर्ट बनवाया, ये इसी तो फिर गलत दे के अपनी हुकूमत को मरवाते हैं ना। आप देखिए, अगर ये अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी ना रखते तो इस जंग में असल में तो अमेरिका ने भारत की जो है वो जान बचाई, तो वो तो जो उन्होंने किया वो भारत की फेवर की, पाकिस्तान की फेवर तो नहीं की। पाकिस्तान तो जंग जीत ही रहा था जब ये सीज फायर हुआ। तो बजाय इसके कि वो शुक्रगुजार होने के, उन्होंने जो है इंडिया के मीडिया ने, इंडिया के इस तरह के जो हॉकिश पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अमेरिका और ख़ास तौर पे ट्रम्प बैशिंग शुरू कर दी। तो उसका अब ये खमियाजा भुगत रहे हैं। अब अगर ये कहते हैं कि अमेरिका के सामने रिटेलिएट करना चाहिए, तो वो उसका क्या नतीजा होगा? उसका नतीजा ये क्या अमेरिका को पे चढ़ दौड़ेंगे या अमेरिका की कोई का हुक्म नहीं बंद कर ये इनके लिए, अपनी हुकूमत के लिए मुश्किल इनके लिए खड़ी हो जाएगी अगर ये रिटेलिएट करें। देयर इज नो ऑप्शन लाइक दिस, आपको लगता है? ये अपने लिए ये अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। और देखिए, आज की दुनिया जो है ये जियो इकोनॉमिक्स की सारी पॉलिटिक्स हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प जब तक वाइट हाउस में है, वो किसी के लिए बड़ी अलाइंसेस, पार्टनरशिप्स, ये सारी चीज़ें उनके लिए कोई मानी नहीं रखती। उनकी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें हैं ही नहीं। वो एक बिजनेसमैन है और वो अपना बेहतरीन इंटरेस्ट देखते हुए ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं। जहाँ वो कंफर्टेबल हैं वहाँ वो काम करेंगे। वो कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, वो उनके लिए कुछ मानी नहीं रखते क्योंकि वो स्टेट्समैन नहीं है। एक ब्रेक लेंगे जरा, मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं सब। इस ब्रेक के बाद आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी वज़ारत दाखिला, यानी जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उनकी तरफ से दी गई है, ऑपरेशन या फिर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, बड़ा अहम सवाल। एक ब्रेक के बाद मौजूद रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, भारत की तरफ से रिसेंट नया शोशा जो छोड़ा गया जम्मू को रियासत बनाने के हवाले से, इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। साथ में डोनाल्ड ट्रंप या अमरीकी सदर की तरफ से जो टैरिफ अनाउंस हुए, उसके बाद इंडिया में जो रिएक्शन आया, जिस तरह वहाँ सियासतदान कह रहे हैं कि रिटेलिएट करें वहाँ की गवर्नमेंट, दे शुड ऑल्सो इंक्रीज टैरिफ और ये 50% बढ़ा दें। तो ये बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है। इसके यकीनी तौर पर न सिर्फ माशी असरात हैं, तिजारती असरात हैं, बल्कि सिफारती महाज पर भी असरात हैं और दूरस सियासी नताइज भी हैं। तो डेफिनेटली ये एक अहम मामला है जिस पर बात करेंगे। साथ में आज के दिन अहम तरीन जो पॉलिसी बयान, क्योंकि आज तनकीद की गई हुकूमत की दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी, और अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक स्पीकर की तरफ से स्टेटमेंट दी गई। इस ऑपरेशन को या खैर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर हदफ तनकीद वहाँ की हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी इख्तियार कर चुकी है कि किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वहाँ पर बार बार ये कहा गया है, वहाँ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उसका मौक़िफ़ आया है। आज असेंबली के फ्लोर पर भी तकरीबन यही बयान दोहराया गया। इस पर तलाल चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला, उनकी तरफ से रिएक्शन आया। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या बयान दिया, पॉलिसी क्या डिफ़ाइन की गवर्नमेंट की अबाउट द एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, पहले आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स सी दिस। साबिक स्पीकर ने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।
यानी इस मुल्क में दहशतगर्द रहेंगे? नहीं, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हां, हमें पता है, आपको दर्द है, क्योंकि टीटीपी को किसने लाकर इधर बसाया था, किसने आबाद किया था? आपने। तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जो ख़ास तौर पे भारत का मंसूबा था फॉल्स फ्लैग के बाद के पाकिस्तान को यानी किसी तरह से दिफाई तकनीकी महारत के लिहाज से शिकस्त दे सके, जिसे वो नाकाम हुआ। उसके बाद इसका फेज़ 2 यही था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करें जो फितना हिंदुस्तान की बराह रास्त मुलव्वस होने के शवाहिद पाकिस्तान में ISPR की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, दोनों तरफ से, हर तरफ से बार बार आलमी सतह पर आलमी मीडिया को पेश किए गए, डोजियर्स दिए गए, सबूत और शवाहिद के साथ लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें वाज़ेह सबूत मिले कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में किस तरह भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इट इज अ टेररिस्ट स्टेट जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। इस हवाले से ठोस शवाहिद है, ऑपरेशन का फैसला हुआ है या जो भी इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का फैसला हुआ है, इस पर तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। क्यों हो रही है ये तनकीद और मुस्तकबिल क्या है, किस तरह दहशतगर्दी से निपटा जाएगा? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में तफसीलन अहम हक़ाइक़। आज जो बयान आया तलाल चौधरी साहब का बड़ा वाज़ेह था कि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल दरामद होगा, दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे, और जो दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम उन्होंने PTI पे बराह रास्त लगाया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि दहशतगर्दी को परवान उनकी हुकूमत में चढ़ाया गया। इजाज़त महमूद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पर कह रही है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे, हाँ कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा हम, लेकिन नैब पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे और उसकी अमल दरामद में जो रुकावट बनेगा तो कोई नहीं रोक सकता उसको। बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ आया, कैसे देखते हैं आप इस स्टैंड को? देखिए, ये कोई नई बात तो नहीं की तलाल चौधरी साहब ने जी, और ये मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा बयान भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, वो उसकी वजह ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे तमाम जमातों के, हुकूमती जमात जो उस वक्त थी और अपोजिशन पार्टी के मुश्तरका कोशिशों से और जो है ना सबकी रजामंदी से बना था। जी, और जब तक हमारी होल ऑफ द नेशन अप्रोच नहीं होगी, हम आपस में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की जो पॉलिटिकल साइड है, देखिए जो काइनेटिक साइड है वो तो हमारी मुसल्लह अफवाज दिन रात जो है छोटे बड़े ऑपरेशन कर रही हैं, जानों की कुर्बानियां दे रही है, शहादतें हमारे अफसर जवान दे रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जो हुकूमत है वो बेशक सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, वो अगर सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो जब तक इस चीज पे कंसेंसस नहीं होगा हमें कामयाबी नहीं हो लेकिन सकती। कंसेंसस तो ऑपरेशन पे बन नहीं रहा था, जो बज़ाहिर हुकूमत का मौक़िफ़ था सूबाई खैबर पख्तूनख्वा की। फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई सिलसिले में, जिसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया। तो उसके बाद आपको लगता है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद है, क्या कोई रुकावट बन रही है इसके अमल दरामद में, आपको लगता है सूबाई हुकूमत की तरफ से? जी, मेरे ख्याल में देखिए, हुकूमत ने जो काम हुकूमत करना चाहती है, क्या वो काम हो नहीं रहे? ये जो है ना, ये कहना मेरा ख्याल है ये बेमानी सी बात है जी। हमें पाकिस्तान का जो मुफाद है उसको मुकद्दम रखना चाहिए, और जो उसमें रुकावट डालता है उसको हमें हेड ऑन लेना चाहिए। उसमें किसी पार्टी का या किसी फर्द वाहिद का उसमें कोई जो है ना रोल नहीं है। नहीं, और जो साथ में उन्होंने ये कहा कि इन्होंने दहशतगर्दों को यहाँ पर पनाह दी, दहशतगर्दों को बाहर निकाला, फिर बाकायदा पनपा दहशतगर्दी को, ये इल्जाम कितना दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत बयानी है जी, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि जो PTI की हुकूमत थी तो वो ये कहते थे कि जी हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें काइनेटिक एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त भी हमने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन ज़रब बड़ी कामयाबी से किया, जिसकी वजह से उसके बाद रद्दुल फसाद किया, जिसकी वजह से 10-12 साल बड़े पुरअमन गुजरे। अब जबकि भारत दोबारा एक्टिव हो गया है, तालिबान की अपनी हुकूमत बन गई काबुल में,
जो उनको पनाह दे रहे हैं, भारत उनको ट्रेनिंग दे रहा है, भारत उनको फंडिंग कर रहा है। तो अब जो बदले हुए हालात हैं उसमें जब तक हम सारे इकट्ठे होकर यकसुई से मुकाबला नहीं करेंगे और हम अगर एक दूसरे पर ये कीचड़ उछालते रहेंगे तो देखिए इन चीजों का फायदा दुश्मन उठाएंगे। ये गैर जिम्मेदाराना बयानों का जो फायदा है ये हम अपनी फॉल्ट लाइन्स को क्रिएट कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमें तो यूनिटी चाहिए, हमें तो इत्तेहाद चाहिए, इत्तेफाक चाहिए दुश्मन से लड़ने के लिए। सही। अच्छा, दुश्मन का आपने जिक्र किया जहाँ साहब, अभी तो बड़े आलमी सतह पर हर जगह डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दे दी कि जहाज गिरे भारत के, तमाम जरीदे आलमी लिख चुके, आलमी मीडिया डिस्कस कर चुका। तो इट इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट राइट नाउ। बीइंग एक्सपर्ट ऑन दिस स्पेसिफिक इशू, आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि अब इंडिया के पास कोई डिफेंस बचा है कि हाँ उनको फिजाई महाज पे बड़ी बदतरीन शिकस्त नहीं हुई, कोई है उनके पास डिफेंस? अब नहीं, वो तो पहले दिन से नहीं जी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। जंग शुरू होने से पहले उनके वाइस चीफ ने जो बयान दिया था जिसकी वजह से उनको अलग कर दिया गया था, उसके बाद जंग के बाद उनके सीडीएस ने जो बयान दिया था, उनके तो अपने लोग इस चीज को तस्लीम कर रहे थे और ये सिर्फ उनका मोदी मीडिया था या हुकूमत थी जो इस बात को ना उस वक्त मान रहे थे ना अब मान रहे हैं। अभी राइटर की एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट आई है, बहुत सारे चैनल से उसको कवर किया 2-3 दिन पहले। तो आप देखिए कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त इंक्वायरी करके उन्होंने ये चीज एस्टैब्लिश की कि जो है पाकिस्तान के क्लेम्स बिल्कुल ठीक थे और भारत को जो है अपनी कमजोर प्लानिंग और जो है एक फ्लॉड जो स्ट्रेटजी की वजह से उनको शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने जो है उनके 6 जहाज गिराए। वो तो आप मतलब इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट राइट नाउ कि वो हर जगह हिस्ट्री बुक्स में भी यही लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने गिराए। यहाँ से भारत के अंदर की सियासत कैसे देखते हैं आप? क्या, क्योंकि बहुत से तजिया निगार लिख रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है, मोदी इज नाउ कॉल्ड सरेंडर मोदी इन इंडिया। तो क्या आपको लगता है कि सियासी नाव डूब चुकी है? देखिए, ये तो बहरहाल नुकसान उनका हुआ है, पॉलिटिकल नुकसान तो हुआ है, लेकिन बहरहाल आप ये देखिए कि इस वक्त भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट फार राइट एलिमेंट हैं जिसको रिप्रेजेंट मोदी साहब करते हैं, लीड करते हैं, हुकूमत तो उन्हीं की है। अभी राहुल गांधी के बयानात या जो दूसरे कांग्रेसी लीडर्स या कुछ और अपोजिशन पार्टीज हैं वो अभी तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उनकी, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि भारत के इलेक्शन में हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी और कश्मीर का जो मसला होता है वो उस बड़ा प्ले होता है, वो एक बड़ा एजेंडा पॉइंट होता है उनके तमाम इलेक्शन कैंपेन्स में। तो अब जब भी जहां जहां इलेक्शन होंगे और फिर लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो फिर तो वोटर सवाल करेगा और जब ये फैक्टर लोग इस चीज को वेटेज देंगे तो यकीनन इनकी ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। सही। और अब ये आपको लगता है कि जो नेक्स्ट बाई इलेक्शंस हैं, जो नेक्स्ट इलेक्शंस है इंडिया में, उसी में ये जो ड्रास्टिक फर्क है नजर आ जाएगा? जी बिल्कुल, मैं ड्रास्टिक तो नहीं कह सकता लेकिन यकीनन एक बड़ा फर्क जरूर नजर आएगा। क्योंकि इससे लिंक हो रहा है ना कि मुमकिन तौर पे अक्टूबर से पहले फिर खुदा न खास्ता कोई कशीदा सूरत हाल हो सकती है। आपको लगता है वी आर प्रिपेयर्ड एंड इज देयर अ चांस? आपको लगता है? देखिए जी, उनके तो वजीर बयान दे रहे हैं ना कि जी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, उसका पार्ट 2 है जी, ये उसका पार्ट 2 बाकी है और पार्ट 2 तो चल रहा है। बाकी क्या है, वो सिर्फ एक काइनेटिक डोमेन से वो शिफ्ट कर गए हैं सब कन्वेंशनल डोमेन में, जो बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे बलोची लोगों को वो बरगला रहे हैं, बच्चों को, उनको हमारी जो है ना हुकूमतों के खिलाफ जो है ना वो खड़ा कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जंग ही तो है, ये जंग की ही एक नई फॉर्म है या एक डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक दोबारा एक काइनेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं और यकीनन हमारी मुसल्लह फौज। अच्छा, हमने तमाम एविडेंसेस आलमी सतह पर रखे हैं जो सब कन्वेंशनल वॉर हम पर रेज कर रहे हैं, तो नाउ आपको लगता है पहले बड़ा मुश्किल था कि ये बयानिया हमारा मकबूल होता था, लेकिन अब दुनिया भी तस्लीम कर रही है कि इंडिया इज अ टेररिस्ट स्टेट इन्वॉल्व्ड इन सब कन्वेंशनल टेररिज्म इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल, देखिए इस दौरान पिछले कुछ चंद महीनों में जो इट हैज कम फुल सर्कल। यानी पहले तमाम तर जो ममालिक थे वो उनके ख्याल में भारत का नैरेटिव जो था वो सेलेबल था और वो भारत के या साथ खड़े थे या न्यूट्रल थे। अब जो है कुछ मुल्क अभी भी न्यूट्रल हैं क्योंकि उनकी भारत के साथ तजारत है, लेकिन जो भारत के क्लासिक एलाइज हैं उनमें से बहुत सारे मुल्क जो हैं
अब वो न्यूट्रल के बजाय वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भी दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए हमारे सिपह सालार की जो वहाँ अमेरिका में जो उनकी जिस तरीके से उनका जिस तरह से उनको वेलकम किया गया, जो उनको प्रोटोकॉल एग्जैक्टली जी, तो वो ये इसी वजह से है कि वो एक फाते मुल्क के सिपह सालार। सही, तो डेफिनेटली ये तो एक इम्पैक्ट पड़ गया। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये खदशात बरकरार हैं कि ये अक्टूबर से पहले दोबारा हो। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, लेकिन ये आपको लगता है फ्रॉम सब कन्वेंशनल इट कैन टर्न इनटू काइनेटिक, ये हो सकता है? ये हो सकता है। देखिए अक्टूबर की जो लोग बात कर रहे हैं ना जी, किसी ने, बल्कि कल मैं मीडिया में किसी चैनल पे बैठा था तो कोई ये कोट कर रहा था किसी भारतीय मुबस्सर को कि जी 21 अगस्त से अक्टूबर के दरमियान। वो इसलिए ये टाइम फ्रेम लोग देते हैं कि ये अभी जो जंग हुई थी ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है ना लैंड वॉरफेयर हुआ या फिर एयर पार जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर मैदानी इलाकों में जहाँ पे मॉनसून का जो सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, वहाँ पे जो स्ट्राइक कोर्स होती हैं या जो आर्मर है उसकी एप्लीकेशन जो है, उसकी एम्प्लॉयमेंट वो मुश्किल हो जाती है बारिशों में जमीन के जो है ना वो अवेलेबल ना होने की वजह से। तो इसलिए लोग ये बात करते हैं कि जी पहले भी जब कभी कन्वेंशनल वॉर की या वॉर गेमिंग होती थी तो उसमें हमेशा यही कहा जाता था कि पाकिस्तान से जंग करने के लिए भारत के लिए जो सूटेबल टाइम है, अगर ओपन वॉर है, ऑल आउट वॉर है, तो वो यही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने। सही, और इसके बहुत ज्यादा आपको लगता है कि ये सिर्फ एक तज्जिया या फोरकास्ट है या इट इज वेरी लाइकली आपको लगता है ऑन ग्राउंड भी आपको लगता है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता, देखिए 2 दिन से उनका मीडिया वॉर मॉन्गरिंग करना शुरू हो गया है, कभी वो सीज फायर वायलेशन की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि ये एयर स्पेस बंद हो गई, और कभी ये फेक न्यूज फैलाते हैं कि श्रीनगर का जो वहां पर फायर हो गया, यानी हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा से चीजों को हीट अप करने की। देखिए भाई बात ये है, मैं आपके चैनल पे कोई गैर महज़ब लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन अगर किसी जानवर की, एक जानवर पागल हो और फिर पागल होने के साथ साथ आप उसकी दुम पे पाँव भी रखते हैं तो आप उससे क्या तवक्को करें? बहुत बेहतरीन मिसाल दिया था। बस तो ये मोदी साहब का ये हाल है, तो आप उनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि अपने पाँव बचा के रखें, लंबे जूते पहन के रखें और जहां नजर आए उसे कुचल दें अपने से। और जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको कैसे फेस करें इस थ्रेट को? पहले आप कहते हैं नेशनल यूनिटी हो हमारी, क्या हो मतलब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होनी चाहिए और हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए जी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग जब, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग सर, हमारी लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस वगैरह की बात कर रहे हैं? जी पुलिस की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, क्योंकि देखिए फौज तो हर जगह लड़ रही है, लेकिन जब फौज ने हर जगह पुलिस की जगह, वफाकी हुकूमत कहती है कि हमने 410 अरब रुपए दिए 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो सीटीडी की एनहांसमेंट नहीं कर सके कैपेसिटी। देखिए मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है जी, मैं तो कोई इस पे कमेंट नहीं करता। अगर दिए हैं तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। exactly. वो किसी की भी हुकूमत हो, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सही, लेकिन हमें ये इसको फेस करने के लिए पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक पेज पर आ जाए। हाउ शुड वी फेस दिस थ्रेट जो सब कन्वेंशनल है, पता है? देखिए जी, इसमें मीडिया को इकट्ठे होना चाहिए। अच्छा। मीडिया को पाकिस्तान का नैरेटिव जो है ना उसको प्रोपेगेट करना चाहिए। हमें तालीमी इदारों के अंदर अपने बच्चों को डी रेडिकलाइज करना चाहिए। हमें मस्जिद का जो मेंबर है, क्योंकि हमारा जो ये इलाके हैं, कबायली इलाके, पश्तून, बलोच, ब्राह्मी, ये जितनी हमारे एरियाज हैं, ये यहाँ पे लोग जो हमारे उलमा हैं, हमारे जो मेंबर रसूल पे खड़े होकर जो मौलाना हजरात जब कोई बात करते हैं तो लोग उसको सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, तो उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मेरा आपका पंजाबी, बलोची, पश्तून का मसला नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है, और किसी एक सेक्ट का मसला नहीं है, किसी एक पाकिस्तान की रियासत का मसला है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। इसलिए हमें अपने जो है ना मजहबी, इलाकाई, लिसानी और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके पाकिस्तान का सोचना है।
और पाकिस्तान का उसी तरह सोचना है जो कायद आज़म की विजन थी कि जिसमें ये छोटी छोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती। उनको बालाता रख के आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, महमूद साहब, और अपना तफसीली तज़िया दिया इस पूरी सूरत हाल पर। भारत की जानिब से नए इकदाम, नए शोशे और डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स का मुमकिन असर पाकिस्तान की और खित्ते की माशी, सियासी, सिफारती, दिफाई सूरत हाल पर क्या हो सकता है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहेगा अब तक अपना बहुत ख्याल।